हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि बिहार एसआई प्रीलिम्स 2021 में बैठने वाले हैं और जो दिल से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम लोग आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि एडुटेरिया बुक से लिया गया है उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को मालूम है कि हम लोग जो है डेली जो है एक एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से मेरे तबीयत ख़राब होने के कारण हम लोग 2 दिन से सेट की डिस्कशन को नहीं कर रहे थे। तो आज से फिर से हम लोग सेट की डिस्कशन पे एकदम रेगुलर सेट का डिस्कस करेंगे। आज जो है आपका प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप दिल से अपने मन से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपका ये 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है पूरे आपका ऑप्शन के साथ डिस्कशन जो है हम लोग करते हैं और ये आपका 30 से 35 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। अगर ये आप बुक लेकर बैठ कर बनाएंगे तो आपका कम से कम 2 से 2.5 घंटा में आपका कंप्लीट होगा और यहाँ आप वीडियो के अनुसार आपको याद भी रहेगा और 30 से 35 मिनट में पूरा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में जो है हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या ज्वारीय ऊर्जा है या इनमें से सभी। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इनमें से सभी है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि जिसका उपयोग पुनः रूप से किया जा सकता है, यानी कि इसका जो है ये खत्म होने की संभावना इसकी नहीं होती है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम लोग दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, जो कि खत्म होने के बाद हम उसे दोबारा जो है इसका उपयोग यानी कि इसका रिन्यूएबल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, उसमें आपका हो जाएगा कोयला, हो जाएगा पेट्रोलियम, हो जाएगा ये सब हो जाएगा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये इसका आंसर हो गया डी नंबर। आप लोग ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है खनिज और ये राज्य है, इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपका पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका है राजस्थान में। ठीक है, पायराइट राजस्थान में, मैग्नीज जो है आपका उड़ीसा में, लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में और टिन जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए का 1 2 3 4 ये सामने सामने ही इसका आंसर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो ये आपका लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी, जो कि आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये आपका श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य, मतलब 3 सही है और एक जो है सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये आपका सही सुमेलित कौन नहीं है? तो नेय्यर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, नेय्यर जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, मुकाम्बिका जो कर्नाटक में है, डालमा जो है झारखंड में, कोटीगांव गोवा में है और नेय्यर जो है केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति किस राज्य में किस भाग में पाया जाता है? तो कश्मीर हिमालय में आपका जो है करेवा भू आकृति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब ये रुद्रप्रयाग जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप याद रख सकते हैं, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नंदाकिनी एवं अलकनंदा को नंदप्रयाग के संगम के नाम से जाना जाता है और पिंडर एवं अलकनंदा को कर्णप्रयाग नदियों के संगम के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों आप याद रखेंगे। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वो लिख लेंगे आप। देवप्रयाग
भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और नंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। पिंडर एवं अलकनंदा नदी के संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। ये चारों आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 8। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा हुआ है? तो ये गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने शनि ग्रह के छल्लों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये आपका डी नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपका सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। और सांगानेर और जयपुर हॉथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राजस्थान के सांगानेर और जयपुर हॉथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और ये फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स के लिए, भागलपुर सिल्क के लिए, जलंधर जो है खेल सामग्री के लिए, और ये हॉथ ब्लॉक प्रिंटिंग जो है सांगानेर और जयपुर जो है इस हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा उदाहरण है? तो ये आपका धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वन हो गया, झील हो गया तथा घास का मैदान जो है प्राकृतिक परितंत्र है, और धान का खेत जो है मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा जो है वन, पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एग्ज़ाम जो है एसआई प्रीलिम्स एग्ज़ाम में रिजल्ट हो, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका आना ही आना है, और आपका 30 से 35 मिनट पर पूरा 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया देश ने प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है 2020 में पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन जो है पृथ्वी दिवस का थीम था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपका, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आपका ये बी नंबर हो जाएगा, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। मतलब कौन किसको खाता है उस प्रकार आपको खाद्य श्रृंखला के अनुसार आपको क्रम में सजाना है। तो घास जो है आपका उत्पादक है। ठीक है, उसके बाद टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता हो गया। मतलब घास को टिड्डा जो है घास खाता है, टिड्डा को फिर मेढक खाता है, और मेढक को फिर सर्प खा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये बिहार है। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण रोड मैप को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है बिहार है। क्वेश्चन नंबर 17, देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये आपका NSSO। ठीक है, NSSO द्वारा देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब NSSO की स्थापना जो है 1950 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की थी? तो ये वाई के अलग समिति ने। ठीक है, वाई के अलग समिति ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की। ठीक है, जो कि ग्रामीण के लिए जो कैलोरी की मात्रा थी वो 2400 किलो कैलोरी थी। ठीक है, ग्रामीण के लिए, और आपका शहरों के लिए जो थी वो 2100 किलो
कैलोरी की मात्रा थी। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे सोमपाल थे। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। क्वेश्चन नंबर 21, प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या है? तो ये आपका है एसआई पद्धति में आपका जूल सेकेंड यानी कि JS जूल सेकेंड है, जूल प्रति सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड है। प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या है? तो जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो ये आसंजन गुण के कारण ये इसका सोल्डरन संभव है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? तो ये आपका पार्थिव दूरदर्शक। पृथ्वी पर सबसे दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पार्थिव दूरदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो ये आपका वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकती है। उपयुक्त सभी, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा जो है रेडियो दूरबीन जो है अच्छे होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, तो यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका कम होती है। ठीक है, कि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा जो है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होगी तो वो गति को कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 27, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो ये आपका एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा नॉट गेट को क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सूक्ष्म तरंग। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग का उपयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर है? तो ये 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1 माइक्रोन जो है 10⁻6 मीटर के बराबर होता है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर और 1 फेंटोमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ये आप चारों याद रखेंगे। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर और 1 फेंटोमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 13, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर उसका रासायनिक गुण जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो 30 का आंसर हो गया ए नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक गुण किसी तत्व का रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, परमाणु संख्या पर। ठीक है, आप ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है Rn किस तत्व या रासायनिक चिन्ह है? ठीक है, Rn जो है रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है या तत्व है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है तो ये तांबा है जिसका प्रयोग जो है विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक के रूप में आप लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका, ठीक है, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। कोई द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब जो है परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34, जल वाष्पीकृत नहीं होगा, ठीक है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा जब आर्द्रता 100% हो, ठीक है, जब आर्द्रता 100% होगा तो जल का जो है वाष्पीकरण नहीं होगा। तो आपका ये इसका आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो सेल्यूलोज है प्राकृतिक बहुलक। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ये आपका वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, वे ज्वलनशील जो है होते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो है गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो ये आपका यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, निम्न में सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? तो ये आपका फ्रुक्टोज जो है, जो कि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 66, ठीक है, बीपीएससी 66 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 मीठा शर्करा जो है फ्रुक्टोज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 सही सुमेलित करना है आपको। तो 39 में विटामिन B1 जो है थायमिन को बोला जाता है, विटामिन B1, विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, ठीक है, विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन को बोला जाता है। विटामिन B6 हो गया पायराडॉक्सिन, और विटामिन B12 जो है साइनोकोबाल्मिन। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो ये आपका गोरैया, ठीक है, गोरैया जो है आपका पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 41, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है? संकुचनशील प्रोटीन कौन सी पेशी में होता है? तो ये आपका हो जाए एक्टिन और मायोसिन जो है संकुचनशील प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन जो है पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। यह पेशियों को सिकोड़ कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करती है। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका मोनोसाइट, ठीक है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC सबसे बड़ा कौन सा है? तो मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। क्वेश्चन नंबर 43, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह जो है किस ओर होता है? तो अग्रगामी, ठीक है, केंचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह जो है अग्रगामी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, हृदय की निम्नलिखित में से क्या कार्य है? ठीक है, हृदय का क्या कार्य है निम्नलिखित में से? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन सा है? ये भी आपका बीपीएससी 66 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो गया, निम्नलिखित में नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो है नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। और नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों के निर्धारण किया जाता है। तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा, ठीक है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाए जाने का रीति होगा उसी द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ठीक है, तो कौन सा है? तो आपका भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं है इसमें संवैधानिक निकाय में, तो केवल दो हो जाएगा 48 का सी। भारत निर्वाचन आयोग एक अस्थायी निकाय है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग व निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जो एक क्षेत्र के उपक्रम की भांति काम करता है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये आपका पहला संशोधन जो है आपका पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था नवीं अनुसूची को।
49 हो गया आपका। अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? तो ये धार्मिक जो है न्याय प्रदान नहीं करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? ठीक है, तो ये आपातकालीन प्रावधान जो है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो ये आपका हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 52, किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो मतलब वायसराय किस अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय जो है कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 53 का हो जाएगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है फजल अली थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था। ठीक है, 1953 में इसका गठन किया गया, अब पारित इसको 1956 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष अबुल फजल अली को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान है जिसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। कौन सा सही है? तो आपका ये 56 का हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 और 2 दोनों। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। तो ये आप दोनों सही है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये सर विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, और ये आप याद रखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 58, किस हड़प्पा स्थल में धान की भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये आपका रंगपुर में जो है धान की भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थकर ने जोड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा महावीर ने। ठीक है, जैन धर्म में पहले कुल 4 महाव्रत थे जिसे पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जो कि था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, 5वां महाव्रत जो था ब्रह्मचार्य, जिसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर ने जोड़ा था। तो ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है। तो ये आपका हो गया उपयुक्त प्रश्नों का विकल्प जो है दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित है। ठीक है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान जो था दास विभाग से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज जो था राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक है, और दीवाने खैरात जो था दान विभाग से संबंधित था। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। दीवाने अर्ज जो था सैन्य विभाग से, दीवाने बंदगान जो था दास विभाग से, दीवाने मुस्तखराज था राजस्व विभाग से, दीवाने खैरात था दान विभाग से। क्वेश्चन नंबर 61, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1675 में जो है सिख विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कॉपी में लिख लेंगे। आपको मैं आप ये 2-4 बता दे रहा हूँ कि जाट विद्रोह जो हुआ था 1669 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का विद्रोह 1686 में हुआ था। अफगान का विद्रोह 1667 में हुआ था और सिख विद्रोह 1675 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? ठीक है, तो ये आपका 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 63, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो ये एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। वही कॉलेज जो था सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा आपका, देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देवबंद आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देवबंद आंदोलन का संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 65, वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है वानर सेना तथा मंजरी सेना से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सी राजगोपालचारी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी का शासक था। ठीक है, जर्मनी का शासक था एडोल्फ हिटलर, जिसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। और इनका जन्म जो है सुभाष चंद्र बोस का 1896 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था? तो ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 69, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 70, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए किस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की है? ठीक है, जनवरी 2021 में कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की है? तो ये अमित शाह के द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री है, उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो ये आपका 1 हेक्टेयर तक भारत में सीमांत किसान में कितने 1 हेक्टेयर धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका वाराणसी में अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है वाराणसी में अवस्थित है। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सोसाचलम निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? ठीक है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सोसाचलम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, और प्रमुख राज्य के जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र जो है आपका हो जाएगा नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है, अगस्था मलाई जो है केरल में है, सोसाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है, और अचान कमार, ठीक है, अचान कमार जो है छत्तीसगढ़ में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 आपका ये रहा 74, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत क्या है? तो ये आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया है? इंद्रधनुष, तो ये ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष जो है युद्धाभ्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जो है जीता है? तो ये आपका हो जाएगा रानी रामपाल के द्वारा वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 78, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो ये आपका दिल्ली में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में जीआई टैग पाने का लाभ क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पादक प्राप्त करने में मदद करता है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्राप्त करता है, प्रदान करता है, जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो ये तीनों सही है आपका पाने का लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ, वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? अजीत जोगी, जिसका अभी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81, स्पैरो पोर्टल निम्न से किससे संबंधित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी के मूल्यांकन हेतु स्पैरो पोर्टल का जो है मूल्यांकन हेतु ये शुभारंभ किया गया है स्पैरो पोर्टल का। क्वेश्चन नंबर 82, किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? ठीक है, समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है? तो प्रतीक्षा है। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो केरल राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 क्या है? तो ये आपका है 16वीं रिपोर्ट है, 2019वीं रिपोर्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 84, कोरोना महामारी के कारण निम्न से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस खेल स्थगित किया गया है? तो यह है आपका विंबलडन। ठीक है, कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में होने वाला ग्रैंड स्लैम जो है लॉन टेनिस खेल विंबलडन 2020 को स्थगित किया गया है। ठीक है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो है खेल का आयोजन प्रत्येक वर्ष जून जुलाई के बीच नेचुरल ग्रास पर खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, दो शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ओरछा और ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया है। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, किस देश का उपग्रह है? तो ये ब्राज़ील का उपग्रह है। ठीक है, अमेजोनिया 1 जो है ब्राज़ील का उपग्रह है जो इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 60% जो है कमी लाने का लक्ष्य रखा है। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा महबूब आलम। ठीक है, महबूब आलम जो है बलरामपुर विधानसभा के प्रत्याशी है जो कि आपका सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 91, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका कर्नाटक में पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह महाराष्ट्र में है। पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल जो महाराष्ट्र में स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका रफ़ीक जकरिया। ठीक है, रफ़ीक जकरिया के द्वारा सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका 94, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस आपका 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? तो मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसका विषय क्या था इस बार? तो इसका विषय था नर्स एंड डायबिटीज़। ठीक है, नर्स एंड डायबिटीज़ इसका विषय था। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस अर्से। ठीक है, लुइस अर्से को बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन सा है? तो ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ
इंडिया जो है पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बना है, ठीक है। और NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू है इनके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 98, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कहाँ रहा है, तो ये आपका 51वां स्थान रहा है। अनुसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसुईया उइके जो है राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है, तो ये आपका सुलोक्सी द्वीप, ठीक है। इंडोनेशिया के सुलोक्सी द्वीप पर दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा जो है 45,500 साल पुराना जो है खोजा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर वीडियो को कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली जो है हम लोग का एक प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके SI प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।